Hello everyone, I am Mamta Goyal. Today we will discuss last topic of measurement of national income. Expenditure method जो क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सपेंडिचर मेथड में हम देखेंगे कि नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए किस तरह से हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं। मीन फैक्टर इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। तो इसमें जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा था, एक हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होती है। हाउस होल्ड क्या करता है? फर्म को अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है। क्लियर? और फर्म क्या करती है? हाउस होल्ड को उसका पेमेंट देती है, फैक्टर पेमेंट देती है फैक्टर सर्विस के बदले में। फिर हाउस होल्ड के पास जब पैसा आ जाता है तो वो गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए फर्म को दे देता है, और फर्म क्या करती है? हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कराती है। ये प्रोसेस चलती है। तो इसके बीच में, हमारे सेक्टर्स के बीच में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको सम अप करके क्या निकालते हैं हम? नेशनल इनकम निकालते हैं। दिस मेथड मेजर्ड नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर को हम सम अप करते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर किस किस का सम अप करते हैं? हाउस होल्ड का, फर्म का, गवर्नमेंट का एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। तो दिस मेथड मेजर्ड नेशनल इनकम एज सम टोटल, क्या? सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इनकर्ड बाय द, किसके द्वारा होता है वो? हाउस होल्ड के द्वारा, बिजनेस फर्म के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और फॉरनर्स के द्वारा। वही फोर्थ सेक्टर हम इसमें इंक्लूड करेंगे, किस किस को? हाउस होल्ड को, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरनर्स के द्वारा। दिस टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कमीशन फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। यानी हम इन चारों चारों सेक्टर मैंने बताए आपको, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरनर्स, इन चारों के जो फाइनल एक्सपेंडिचर होंगे उसको हम सम अप करेंगे। तो वो सम अप किसके बराबर होगा? जी डी पी एमपी। जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन चारों सेक्टर की जो फाइनल एक्सपेंडिचर होंगे उनको सम अप करेंगे। जो फाइनल एक्सपेंडिचर सम अप करके आएगा उसको हम कौन सा एग्रीगेट का नाम देंगे? जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी से हम नेशनल इनकम पर आराम से जा सकते हैं। नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है? NNPFC। तो जीडीपी एमपी से हम कहा जाएंगे? NNPFC से। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फाइनल एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा, किस किस का? चारों सेक्टर्स का, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर हो गया? दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजिशन मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं? इनकम डिस्पोजिशन मेथड या कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। क्लियर? अब देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर, कि फाइनल एक्सपेंडिचर में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। चार कंपोनेंट्स बनते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड वन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। इन चारों कंपोनेंट को यदि हम सम अप कर दें, किसको? PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जीडीपी एमपी। क्या आ जाएगा? जीडीपी एमपी। और इस जीडीपी एमपी को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? NNPFC। NNPFC का मतलब क्या हो गया हमारा? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को तो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? सबसे पहले हमारा क्या आएगा? हाउस होल्ड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या आएगा? हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसमें आप इतना भी याद रखेंगे ना, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। तो ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो हमारा कॉमन ही है। तो उसमें आप ये लगाएंगे प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले हाउस होल्ड का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे, दूसरा लेंगे हम प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। यदि इन दोनों को समअप कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसको हम समअप क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली या तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन होगा तो हम उसे डायरेक्टली यूज कर लेंगे। यदि वो गिवन नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन वहां पर गिवन होंगे। इन दोनों को समअप करके हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर सकते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनल कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर किया जाता है, ओनली फाइनल कंजम्पशन पर। क्लियर। थर्ड वन क्या आ जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मीन हो गया जितना भी कैपिटल फॉर्मेशन किया गया, कहाँ किया गया, हमारे डोमेस्टिक एरिया में, वो उसमें इंक्लूड किया जाएगा। या तो डायरेक्टली गवर्नमेंट उसमें दिया जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यदि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रोस फिक्स, डोमेस्टिक की जगह यदि फिक्स आ जाता है ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसमें हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस कर देंगे। यदि हम इन दोनों ऑप्शन को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर। और ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो वहां दिया जाएगा नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या डेप्रिसिएशन। बट इतना लॉन्ग में या इतना डीपली कोई भी एग्जामिनर नहीं पूछेगा। या तो वहां पर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा या वहां पर ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा। यदि डोमेस्टिक वाला गिवन है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमें उसमें कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है, उसे डायरेक्टली ऐड कर देंगे। यदि उसकी जगह फिक्स आया है तो उसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उससे हमारा बन जाएगा ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में यदि हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस कर देते हैं तो हमारा बन जाता है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर हुआ। अब आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मीन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यदि हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो नेट एक्सपोर्ट। क्लियर। इसमें ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में या तो डायरेक्टली ये गिवन होता है या ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 99% दे देता है। तो हम इसमें डायरेक्टली क्या करेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या करता है, हम जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। चेंज इन स्टॉक से मतलब हुआ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में क्या हुआ आपका, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हुआ। चारों कंपोनेंट क्लियर हो गए आपके। नेट एक्सपोर्ट तो बहुत इजी है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं। जब हम चारों ऑप्शन का सम अप कर देंगे, किसका, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, तो हमें मिल जाएगा जीडीपी एनपी। अब इस जीडीपी एनपी को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एनएनपी-एफसी में, नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने इससे पहली वीडियोज में बहुत इजीली समझ लिया था। अब हम इसके कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन क्या था हमारा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट के द्वारा, प्राइवेट मतलब मैंने बताया था आपको हाउस होल्ड आ सकता है उसमें और फर्म के, लेकिन प्राइवेट फर्म में भी कौन सा आएगा आपका, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। तो इट रेफर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड। किसके एक्सपेंडिचर को लिया जाएगा, जो हाउस होल्ड के द्वारा होगा या प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के द्वारा होगा, ऑन ऑल टाइप ऑफ कंजम्पशन गुड्स, ओनली ऑन टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स। कभी भी फिक्स एसेट को इसमें नहीं लिया जाएगा, कंजम्पशन गुड्स को लिया जाएगा। कंजम्पशन गुड्स कौन कौन से होंगे आपके, ड्यूरेबल होंगे, सेमी ड्यूरेबल होंगे और नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज होंगे। क्लियर। एक्सेप्ट हाउसेज, हाउस को इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्स एसेट में आ जाएगा। यहाँ पर हम किसको ले रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। इसके बाद हमारा फॉर्मूला बनेगा पीएफसीई। वहां पर एग्जाम में डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे आप, पीएफसीई नहीं लिखेंगे, वहां पर लिखेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड के द्वारा जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको प्लस करेंगे, प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन कौन सा आएगा, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दोनों एक्सपेंडिचर को यदि हम सम अप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। इसमें क्या करा, पीएफसीई इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंस। एक कंडीशन और है इसमें कि जो ये जितने भी एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं वो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा किए जाने चाहिए। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होता है, जो हमारी कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज्यादा रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में होगा, तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। तो नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं किस पर, फाइनल कंजम्पशन पर, एंड वेदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रोड, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या अब्रोड में हो, अब्रोड में भी वो टूर के लिए जाएगा या ट्रैवलिंग के लिए जाएगा या घूमने के लिए जाता है, तो
कंट्री का रेजिडेंस किसका है, हमारे का, तो उसका जितना भी एक्सपेंडिचर अब्रॉड में किया गया हो या डोमेस्टिक टेरिटरी में किया गया हो, हमारी कंट्री के डोमेस्टिक वो क्या नाम एक्सपेंडिचर में ही उसको इंक्लूड किया जाएगा। सो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द रेजिडेंट ड्यूरिंग देयर फॉरेन टूर ट्रैवल विल बी एडेड इन द PFCE। यानी जो भी नॉर्मल रेजिडेंस, हमारा नॉर्मल रेजिडेंस कहीं अब्रॉड में ट्रैवल करके कहीं भी एक्सपेंडिचर करता है, वो हमारी देश की एक्सपेंडिचर में उसको इंक्लूड किया जाएगा। However, any expenditure incurred by the non-residents or foreign visitors in the domestic market will be deduct, उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। इंक्लूड किसका किया जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंस का। जो नॉर्मल रेजिडेंस होगा या फॉरनर्स होगा, उसके एक्सपेंडिचर को भले ही वो हमारी कंट्री में कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। किसमें से डिडक्ट करेंगे, PFCE, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर। सेकंड हो जाएगा आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी फाइनल कंजम्पशन पर जितना भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है वो हमारा इस टॉपिक में इंक्लूड होगा। यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने किसी भी, यदि जैसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, उसमें कुछ व्यक्ति क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो गवर्नमेंट वर्कर होते हैं। जैसे कहते हैं ना आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, कोई भी पीपल है, तो उनको जो पेमेंट किया जाता है वो कौन करती है, गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। ठीक है। और कोई भी आपकी नॉन प्रॉफिट प्रोडक्शन किया जाता है, नॉन प्रॉफिट से मतलब हो गया आपका, उससे गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए वो वर्क कर रही है, तो उस पर भी जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाएगा। और जितनी भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा सोशल वेलफेयर के लिए, वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है। देखिए, इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट, किसके द्वारा की जा रही है, वो जनरल गवर्नमेंट के द्वारा, ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जैसे कि मैंने अभी बताया, जितने भी गवर्नमेंट जॉब में जितने भी पीपल्स होते हैं उनको जितना भी दिया जाता है, लाइक डिफेंस के रूप में, यानी डिफेंस में यानी हमारी जो आर्मी होती है, उसका जो पेमेंट खर्चा जो उठाती है वो कौन उठाती है, गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट के फाइनल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। लॉ और ऑर्डर के लिए, एजुकेशन के लिए, यानी गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी टीचर्स होते हैं उनका जो पेमेंट करती है, कौन करती है, गवर्नमेंट करती है, वो भी गवर्नमेंट के फाइनल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती है, उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं होती कि वो प्रॉफिट मोटिव से किया जाए, वो किस लिए किया जाता है, सोशल वेलफेयर के लिए। उसको भी हम उसके गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, सबसे पहले लेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जितना भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन से मतलब क्या हुआ, रॉ मटेरियल पर, यानी कोई भी प्रोडक्शन करती है गवर्नमेंट, उसके रॉ मटेरियल पर जितना भी कंजम्पशन होता है उसको वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को किस में इंक्लूड करती है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। क्लियर ये हो फर्स्ट पॉइंट। यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हुआ, इंटरमीडिएट क्या होता है, एज ए रॉ मटेरियल हम जो यूज करते हैं, तो जितना भी कंजम्पशन पर यूज किया गया है, यानी इंटरमीडिएट एज ए रॉ मटेरियल गवर्नमेंट ने यूज किया है, वो इसमें इंक्लूड करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट प्लस COE पेड बाय द गवर्नमेंट। COE मतलब कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को जो भी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फर्स्ट वाला हो गया आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट, COE paid by the government। थर्ड वन होगा डायरेक्टली परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बेसीज एंड द कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। थर्ड वन क्या होगा, जितना भी डायरेक्टली गवर्नमेंट ने परचेज किया है अब्रॉड से, क्या चीज परचेज की है, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज परचेज की है, किसके लिए परचेज की है, अपनी एम्बेसीज के लिए जो अब्रॉड में सिचुएटेड है, कॉन्सुलेट्स के लिए जो अब्रॉड में है। तो इनके लिए जितनी भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा डायरेक्टली परचेज फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जितना भी परचेज करेगा कॉन्सुलेट्स के लिए, एम्बेसीज के लिए, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जो हमारी एम्बेसीज होती हैं, कॉन्सुलेट्स होते हैं, वो अदर कंट्री में होती है लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। उन कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज के लिए अब्रॉड से जितनी भी चीजें परचेज करता है, तो वो भी हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऐड किया जाएगा। और डिडक्ट किसको करेंगे, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द जनरल गवर्नमेंट, कि जितनी भी जनरल गवर्नमेंट्स के द्वारा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई थी उसको जो सेल किया जाता है उसको हम डिडक्ट कर देंगे किसमें से, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। क्लियर हो गया।
सबसे पहले हम लेंगे इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट, सबसे सेकंड नंबर पे लेंगे COE पेड बाय द गवर्नमेंट, थर्ड वन होगा डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द अब्रॉड फॉर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड, और डिडक्ट किसको करेंगे, सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट। क्लियर। अब थर्ड वन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी सबसे पहले इसमें देखेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, किसी फिक्स एसेट में हम क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं। ठीक है, तभी तो होता है ना कैपिटल फॉर्मेशन, यानी लॉन्ग टाइम के लिए किसी एसेट को खरीदना। कोई भी एसेट होगी तो वो लॉन्ग टाइम चलेगी ना आपकी, तो फिक्स एसेट तभी तो कहलाएगी वो। तो ग्रोस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब हमारे डोमेस्टिक एरिया में किसी कैपिटल का फॉर्मेशन होना। क्लियर। तो इट रेफर टू द एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ GDFC। GDFC मतलब ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस इन्वेस्टमेंट। यानी जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या हुआ, ये नहीं हुआ शेयर्स खरीदना। शेयर्स क्या होते हैं हमारे, वो पेपर वर्क होता है, वो कभी भी ग्रोस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसमें क्या करा जाएगा, फिक्स एसेट को इंक्लूड किया जाएगा। कभी भी पेपर वर्क को, जैसे हमारे शेयर हो गए, उसको कभी भी हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इसमें क्या होगा, हमारी फिक्स एसेट को यूज किया जाएगा। फिक्स एसेट मतलब मशीनरी होगी, आपकी मशीनरी होती है, लैंड खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, इक्विपमेंट खरीद लिए। ये गवर्नमेंट ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कराया, रोड बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, एंड जो भी फ्लाईओवर वगैरह बनाते हैं, वो सब चीजें हमारी फाइनल इसमें कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाती है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हमारी एसेट्स जो लॉन्ग टाइम तक चलती है। सबसे पहले आ गया आपका ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा आ गया आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे देख लेते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में हमने बताया आपके, इसमें नीचे देखिए, देखिए ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये है आपका ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके आपके थ्री पार्ट्स होंगे। कौन कौन से पार्ट्स हैं, देखिए। ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इट रेफर टू द एक्सपेंडिचर incurred on purchase of fixed assets. This expenditure is generally divided into three sub categories. यानी इस एक्सपेंडिचर को, इसका मतलब क्या हुआ, परचेज किया। क्या परचेज किया, फिक्स एसेट। क्या परचेज किया, फिक्स एसेट। और इसकी तीन कैटेगरी है। सबसे पहले आपका क्या आ गया, ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में फिक्स इन्वेस्टमेंट किया जाना। फिक्स इन्वेस्टमेंट वही मतलब हुआ फिक्स एसेट। एसेट मीन कैपिटल फॉर्मेशन। इन इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू प्लांट्स। कोई न्यू प्लांट्स परचेज करेंगे, या मशीनरी परचेज करेंगे, या इक्विपमेंट परचेज करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, जितना भी हम कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, मीन मशीनरी परचेज करते हैं, प्लांट परचेज करते हैं, या इक्विपमेंट परचेज करते हैं, वो किस में आ जाएगा, ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। ये किसका पार्ट हो गया, आपका ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का। सेकंड वन क्या आ गया, ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। यानी घर, घर को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो उस पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो आता है हमारा ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय द हाउस होल्ड। यानी नए हाउस होल्ड को हम परचेज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कराते हैं, तो उसको किसमें इंक्लूड किया जाएगा, ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। या तो डायरेक्टली आपका ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा, यदि ये गिवन नहीं होगा तो ये तीनों पार्ट उसमें गिवन होंगे। फर्स्ट पार्ट आ गया ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, थर्ड वन हो गया आपका ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक से मतलब हुआ यहाँ पर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया, मीन कैपिटल फॉर्मेशन की गई। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, रोड्स, ब्रिजेज एक्सेट्रा बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जितना भी एक्सपेंडिचर किया है किसको कंस्ट्रक्ट कराने में, फ्लाईओवर को, रोड्स को और ब्रिज को, ये सब हमारे क्या हुए, इन्वेस्टमेंट। किसके इन्वेस्टमेंट है, ये पब्लिक के। पब्लिक में गवर्नमेंट के। नोट, इट मस्ट बी नोटेड दैट नेट परचेजेज ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कोई भी नेट परचेज किया फिक्स एसेट का,
बोथ, नई भी हो सकती है, वो पुरानी भी हो सकती है। कहाँ से परचेज किया है? अब्रोड से। इज द पार्ट ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? जैसा कि हमने देखा है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के टू पार्ट्स हैं, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी फिक्स्ड एसेट को हम क्रिएट करेंगे, या दूसरा क्या हो गया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को इजीली समझने के लिए कह सकते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसमें से हम जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको माइनस कर देते हैं, वो आ जाता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। It refers to the physical change in the stock of the raw material, semi-finished good और finished good lying with the producer। यानी प्रोड्यूसर के पास जो फिजिकल चेंज आता है स्टॉक में, किस किस के का ऑफ रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश गुड्स का और फिनिश गुड्स का। इट इज कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस, किसका डिफरेंस? बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड द ओपनिंग स्टॉक। ये डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन द क्लोजिंग स्टॉक एंड द ओपनिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक में से हम ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते। अब इसका दो फॉर्मूले हो गए, जीडीसीएफ। जीडीसीएफ का मतलब ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये तो क्वेश्चन में डायरेक्टली जीडीसीएफ दे देंगे। जीडीसीएफ का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यदि वो गिवन है तो इन दोनों ऑप्शन को देखने की नीड नहीं पड़ेंगे, होंगे भी तो इनको इग्नोर कर देंगे। यदि वहां क्वेश्चन में जीडीसीएफ यानी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो वहां पर गिवन होगा ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। यदि फिक्स वर्ड वहां पर आया है तो वहां पर प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी हमें करना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? सबसे पहले हमने जीडीएफसी में लिया था हमने ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी इसको हमने तीनों ऑप्शन दे दिए इसके, और इसका एक ऑप्शन, 1 2 3। ये तीनों ऑप्शन किसके हुए? ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो है ही आपका। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा आपका? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमने क्या बताया? ये दो पार्ट्स में होता है, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में होगा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा, यदि डोमेस्टिक की जगह वहां पर फिक्स गिवन है यानी ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो उसमें हम प्लस कर देंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के थ्री पार्ट्स हैं, ग्रोस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रोस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो इसमें प्लस करेंगे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी चेंज इन स्टॉक। इसका फॉर्मूला हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फोर्थ पॉइंट आता है नेट एक्सपोर्ट। थ्री कंपोनेंट क्लियर हो गए। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट में क्या होता है? एक्सपोर्ट, एक्स क्या होता है? एक्सपोर्ट, एम क्या होता है? इम्पोर्ट। यदि हम एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है नेट एक्सपोर्ट। अब ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब हम अपनी कंट्री के गुड्स और सर्विस फॉरेनर कंट्रीज में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेल आउट कर रहे हैं और वहां की करेंसी हमारे पास आ रही है। और इम्पोर्ट का मीन क्या हुआ? कि हम दूसरी कंट्री से गुड्स और सर्विस परचेज कर रहे हैं और हमारे देश की करेंसी उधर जा रही है। यानी एक्सपोर्ट में क्या हुआ? एक्सपोर्ट में गुड्स और सर्विसेज गई, ठीक है, किसने खरीदी? फॉरनर्स ने। और फॉरनर्स ने क्या किया? यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया, और ये हुआ आपका एक्सपोर्ट का। और इंपोर्ट में क्या हुआ? गुड्स और सर्विसेज हमारी कंट्री में आई, गुड्स और सर्विसेज, और हमारी कंट्री ने, इंडिया ने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया। आई नहीं लेते, इंडिया कर लेते हैं। इंडिया ने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर हुआ? एक्सपोर्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर बाय द फॉरनर्स। किसके द्वारा एक्सपेंडिचर किया गया? फॉरनर्स के द्वारा, ऑन परचेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। द एक्सपोर्टेड गुड्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी। और जो ये गुड्स परचेज की गई है, प्रोड्यूस की गई है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है हमारी कंट्री में प्रोड्यूस की गई है, एक्सपेंडिचर किस में हुआ? हमारी कंट्री में हुआ, तो वो हमारी कंट्री के एक्सपेंडिचर में ही ऐड किया जाएगा, the country of the domestic territory, so they are included in the output of an economy। include किया जाएगा आउटपुट में, किसकी? इकोनॉमी की, कि जहां भी वो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रही है उसी कंट्री की इकोनॉमी में उसकी आउटपुट को इंक्लूड किया जाएगा। अब इंपोर्ट्स क्या होते हैं? इंपोर्ट्स में मैंने बताया कि हम अदर कंट्री से सामान मंगाते हैं, तो
आर द एक्सपेंडिचर बाय द रेजिडेंट्स, यानी हमारे कंट्री के रेजिडेंट्स के द्वारा हो गया, यहाँ फॉरेनर्स के द्वारा हुआ एक्सपोर्ट में जो एक्सपेंडिचर हुआ, या रेजिडेंट्स के द्वारा एक्सपेंडिचर हुआ ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स, फॉरेन के प्रोडक्ट्स पर। इंपोर्ट्स आर डिडक्टेड टू ऑब्टेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जितने भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं उसको डिडक्ट कर दिया जाता है एज दे आर नॉट प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्यों डिडक्ट किया जाता है? देखो, एक्सपोर्ट में जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हमारी कंट्री के प्रोडक्शन का पार्ट है, यानी हमारी कंट्री की उसमें गुड्स लगे हुए हैं, सर्विसेज लगे हुए हैं, उसको इंक्लूड किया जाएगा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। और जब हम दूसरी कंट्री से परचेज कर रहे हैं तो उसमें गुड्स और सर्विसेज दूसरी कंट्री की लगी है, हमारी नहीं लगी है, हम केवल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं लेकिन हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। क्लियर? Instead of treating export and import separately, the difference between the two is taken as the term net export। इसको अलग अलग हमने इंक्लूड नहीं किया, ना एक्सपोर्ट अलग से इंक्लूड किया ना इंपोर्ट, तो इसमें क्या किया, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब ही क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर हो गया? अब इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन में बनता है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में क्वेश्चन बनते हैं और ये लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन के साथ यही क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करते हैं, उसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस में क्या बनता है कि हमें एक्सपोर्ट गिवन है और इंपोर्ट गिवन है। एक्सपोर्ट कितना है 500, इंपोर्ट कितना है 300। तो नेट एक्सपोर्ट निकालना है, तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होगा आपका, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में क्या आ गया आपका 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 200। क्लियर? सेकंड केस में आ गया आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है 600, इंपोर्ट क्या है आपका 700। तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला वही है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो 600 माइनस 700, तो क्या आ गया आपका माइनस का 100। तो नेट एक्सपोर्ट इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। अब एक ऑप्शन दे दिया आपको, एक्सपोर्ट दिया ही नहीं, या एक्सपोर्ट आपको 0 दे दी और इंपोर्ट आपको 200 दे दिया, तो उसका आंसर आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि आप नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालोगे? 0 माइनस 200। यदि एक्सपोर्ट नहीं भी गिवन है तो उसे क्या एज्यूम, कोई भी ऑप्शन यदि नहीं गिवन है या उसकी वैल्यू नहीं गिवन है तो आपको 0 एज्यूम कर लेंगे। तो नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 0 माइनस 200, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका 200। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि एक्सपोर्ट तो दे दिया आपको कितना 500, नेट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट नहीं है, ये नेट एक्सपोर्ट है आपका। और नेट एक्सपोर्ट यानी ये जो गिवन होता है जो हम फाइंड आउट कर रहे थे अब तक, और इंपोर्ट दे दिया 200। तो नेट एक्सपोर्ट ही निकालना है भाई हमें, यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं निकालना है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट गिवन है तो वो ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको क्या कर देंगे 500। नेट एक्सपोर्ट ही तो निकाल रहे थे भाई अब तक। तो एज नेट एक्सपोर्ट आर गिवन वी विल इग्नोर इंपोर्ट, तो हम इसको इंपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इंपोर्ट्स को हम पहले ही डिडक्ट कर चुके हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर? अब देख लेते हैं, कंपेयर देखते हैं किसमें, नेट एक्सपोर्ट में। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले नेट एक्सपोर्ट का। इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि अभी बताया मैंने इससे पहले स्लाइड में कि एक्सपोर्ट में से यदि हम माइनस कर देते हैं किसको, इंपोर्ट्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट, किसका, गुड्स और सर्विसेज का। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होता है, इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम जो रिसीव करी गई है फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से, एंड फैक्टर इनकम पेड एब्रोड, या तो टू एब्रोड आ जाएगा यहाँ पे या पेड एब्रोड। तो ये हो गया फ्रॉम एब्रोड, यानी जितनी हमारी रिसीव की गई या जितना हमने पेड किया उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी डोमेस्टिक इनकम में इसको इंक्लूड किया जाता है और इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। नेशनल कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, नेट फैक्टर, यदि डोमेस्टिक इनकम में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को प्लस कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है हमारी नेशनल इनकम। इट इंक्लूड्स नॉन फैक्टर सर्विस। नॉन फैक्टर सर्विस कौन कौन सी होगी आपकी, बैंकिंग, शिपिंग एंड इंश्योरेंस, इसको भी इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड्स फैक्टर सर्विसेज, और इसमें क्या किया जाता है, फैक्टर सर्विस को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है? अब एक्सपेंडिचर मेथड के हम स्टेप्स देखते हैं कि 4 स्टेप में किस तरह से हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। सबसे पहले स्टेप में तो हमने बताया था कि चारों सेक्टर के एक्सपेंडिचर को हम लेंगे और उसको सम अप कर देंगे। ठीक है? फर्स्ट वन क्या था, फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट इनकर्ड फाइनल एक्सपेंडिचर, की कौन कौन सी यूनिट्स फाइनल एक्सपेंडिचर में आती हैं।
all economic units which incur final expenditure within the domestic territory are the classified under four group. सबसे पहले हाउसहोल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी चारों सेक्टर की हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, और उसके बाद हम फाइनल एक्सपेंडिचर, मैंने बताए थे फोर कंपोनेंट्स पढ़ाए थे मैंने फाइनल एक्सपेंडिचर की, उन चारों को क्या करेंगे हम सम अप करेंगे। तो फाइनल एक्सपेंडिचर incurred by the above mentioned economic units are estimated by classified under the following है। सबसे पहले हमने क्या लिया था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद लिया था हमने गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, यानी इन सबको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। और इसको प्लस करने के बाद आएगा हमारे पास जी डी पी एम पी। जाना पहचाना लग रहा होगा, इससे पहले इसकी पहली जो आपकी वीडियो थी उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो जीडीपी एमपी जब हमें मिल जाएगा, द सम टोटल ऑफ फोर कंपोनेंट, कौन कौन से? ये चारों कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर गिव ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी एमपी इजिकल टू क्या हो गया? पीएफसीई। पीएफसीई मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीएफसीई यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि हमें क्या गिवन है? जी डी पी एम पी, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का एग्रीगेट होगा एन डी पी एफ सी। तो एनडीपीएफसी हमें फाइंड आउट करना है, जिसे फाइंड आउट करना है वो इधर रखते हैं, इज इक्वल टू जी डी पी एम पी। ठीक है, अब ग्रोस नेट, ग्रोस गिवन है, नेट निकालना है, तो माइनस क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन। क्लियर? उसके बाद डोमेस्टिक और प्रोडक्शन वो सेम है, और एमपी से एफसी पे जाना है, तो माइनस क्या कर देंगे हम इसमें? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? तो देखिए, बाय सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये कर लिया हमने सब्ट्रैक्ट, एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया फ्रॉम जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी से वी गेट डोमेस्टिक इनकम। तो हमें क्या मिल जाएगी? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का मीन हो गया डोमेस्टिक इनकम। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब स्टेप फोर में क्या करेंगे कि हमारे पास क्या आ गया आपका? एन डी पी एफ सी यानी डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब हमें निकालनी क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होगा इसमें? यदि हम प्लस कर देंगे एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो एस्टिमेटेड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड टू अराइव एट नेशनल इनकम इन द फाइनल स्टेप, यानी फाइनल स्टेप में यानी डोमेस्टिक इनकम में यदि हम एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इंक्लूड करेंगे, तो NFIA इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू अराइव द नेशनल इनकम। तो हमें क्या मिल जाएगी? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम यानी NNPFC। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? NDPFC यानी डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA यानी नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। तो इस तरह से हम इसके स्टेप पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया? इन चारों को क्या किया? ऐड किया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। इसको प्राप्त करने के बाद हमें क्या मिला? जी डी पी एम पी। फिर जीडीपी एमपी से हमने जो माइनस किया डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमें क्या मिल गई? डोमेस्टिक इनकम मीन एन डी पी एफ सी। अब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस एन एफ आई ए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस तरह से हमें मिल जाएगी नेशनल इनकम, जिसका एग्रीगेट होता है एन एन पी एफ सी। क्लियर? अब आते हैं प्रिकॉशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, यानी एक्सपेंडिचर मेथड को जब हम मेजर करते हैं उसमें कुछ प्रिकॉशन भी होते हैं, यानी जब हम एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं, उनका सम अप करते हैं, तो उसमें कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो वो कौन सी है? फर्स्ट हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। कौन कौन से एक्सपेंडिचर?
जितने भी एक्सपेंडिचर हमारे इंटरमीडिएट गुड्स पर किए गए हैं उसे कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि फाइनल इनकम में जो फाइनल एक्सपेंडिचर होते हैं या फाइनल गुड्स होते हैं उसमें वो ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। इफ इट इज इंक्लूडेड अगेन, यदि इसको दोबारा अगेन 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 हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इट विल लेड टू द डबल काउंटिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर। आपने फाइनल एक्सपेंडिचर आपका जो फाइनल एक्सपेंडिचर है उसमें इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इंक्लूड है, उसको दोबारा ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका, तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना आपकी, दो दो बार इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा, किसको, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को। क्लियर। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। कभी भी नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम को, ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो एज सच पेमेंट आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या हुआ, वन साइड जो ट्रांसफर होता है, यानी किसी कंट्री में यदि फ्लड आ जाता है तो हमारी गवर्नमेंट उसको पैसा देगी, तो क्या उसमें कोई प्रोडक्टिव सर्विस हो रही है, नहीं हो रही है, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एज सच पेमेंट्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी जितना भी ट्रांसफर पेमेंट किया गया उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है, तो एंड देयर इज नो वैल्यू एडिशन, कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं है। क्लियर। एक्सपेंडिचर मेथड में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूड। आपने देखा होगा कोई भी न्यू गुड्स होती है या पुरानी गुड्स होती है, न्यू गुड्स में ऑलरेडी उसकी जो नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड किया जा सकता है और उसके एक्सपेंडिचर को ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है। तो ओल्ड को यदि हम उस पर एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। एज सच एक्सपेंडिचर हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड, यानी सेकंड हैंड गुड्स पर ऑलरेडी एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया जा चुका है। व्हेन दे वर ओरिजिनली परचेज, कब, जब वो न्यूली परचेज की गई थी या ओरिजिनली परचेज की गई थी, उस पर एक्सपेंडिचर हो चुका था, तो इसलिए जो सेकंड हैंड गुड्स को परचेज किया जाता है उसके एक्सपेंडिचर को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। फोर्थ वन, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में जैसे शेयर हो गया, आपका डिवेंचर हो गया, इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं होते। जो शेयर्स होते हैं, डिवेंचर होती हैं, इसमें कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं होती। प्रोडक्टिव सर्विस यानी कोई गुड्स नहीं लगती, कोई सर्विसेज नहीं लगती, कोई प्रोडक्शन नहीं होता, ये केवल पेपर वर्क होता है। तो कभी भी इसको हम एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करते। जो हम परचेज करते हैं फाइनेंशियल एसेट को, हम नॉर्मली देखते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स है, ये हमारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, जब हम इसे परचेज करते हैं कुछ तो देते हैं ना, लेकिन ये सब क्या होता है, हमारा परचेज ये होता है आपका पेपर वर्क होता है, तो इसको एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो परचेज ऑफ फाइनल एसेट्स जैसे शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, इन सबको विल नॉट बी इंक्लूडेड एज सच ट्रांजेक्शन डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें कोई भी गुड्स और सर्विसेज का कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। दीज फाइनेंशियल एसेट्स आर मेयर पेपर क्लेम, केवल पेपर पर क्लेम होता है, इसको कभी भी हम जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ द टोटल ओनली टाइटल ओनली। ठीक है। However, any commission or breakage on such financial asset is included as it is a productive service. लेकिन जो ब्रोकेज होते हैं या कमीशन जो लेते हैं इस काम को कराने में, किसी को मतलब क्या कराया कि शेयर दिए, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुंचाए, या डिबेंचर हुए या बॉन्ड्स हुए, जो भी हुआ है, यदि उसके बीच में कोई मीडिएटर है तो या ब्रोकर है, उसको तो पेमेंट मिलेगा क्योंकि उसने अपनी प्रोडक्टिव सर्विस दी है। प्रोडक्टिव सर्विस दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास मतलब उनका कनेक्शन कराया, तो उस ब्रोकर की जो एक्सपेंडिचर होगा या उसकी जो सर्विस उसने प्रोवाइड कराई है उस पर जो एक्सपेंडिचर होगा उसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन किसी भी शेयर बॉन्ड डिबेंचर को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। लास्ट वन, एक्सपेंडिचर ऑन ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, यानी कोई व्यक्ति होता है, उसका खुद का हाउस होता है, उस पर वो एक्सपेंडिचर करता है, जैसे लाइफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी किसने सेल्फ कंजम्पशन पर करा है एक्सपेंडिचर, को भी इंक्लूड करेंगे। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस, कि एक व्यक्ति का हाउस है, वो खुद उसको मतलब रेंट पर ना देकर खुद उसको यूज कर रहा है, उसको भी एक्सपेंडिचर यूज किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट, इसमें भी आपका यूज होगा। एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इन चारों चीजों को विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम सिंस देयर आर प्रोडक्टिव सर्विस। ये क्या है, दीज आर
प्रोडक्टिव सर्विस, ये सभी हमारी प्रोडक्टिव सर्विस है। I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody want video on any topic, please let me know in the comment section. And I will try to make video on the topic as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.